मेरा नाम अभिषेक पाटिल है। उम्र 32 साल। लेकिन शरीर और आत्मा दोनों इससे कहीं ज्यादा बुरे हो चुके हैं। पिछले 5 सालों से पुणे की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी ने मुझे एक रोबोट बना दिया था। दिन में बॉस की गालियां और रात को थकान से भरी बेसुध नींद, बस यही मेरी दुनिया थी। शहर आपको जीना नहीं सिखाता, वो बस आपको एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल कर देता है जहां आप खुद को खो देते हैं। मुझे ये बात बहुत देर से समझ आई और इसकी कीमत बहुत भारी थी। मां के गुजरने के बाद गांव से मेरा नाता लगभग टूट ही गया था। पिताजी से फोन पर बस औपचारिक बातें होती थीं, जैसे दो अजनबी एक दूसरे का हालचाल ले रहे हों। लेकिन इस बार फोन की घंटी ने मेरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। गांव से काका का फोन आया था। अभिषेक, घर बेचना है, एक बार आजा। पिताजी की आवाज में एक ऐसी थकान और टूटन थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक अजीब सी अनहोनी की आशंका ने मेरे सीने में घर कर लिया। मैं 5 साल बाद अपने गांव महाराष्ट्र के जालना जिले के एक सुदूर कोने में स्थित उस छोटे से गांव वापस जाने के लिए निकला। पुणे से जालना तक की बस यात्रा कष्टदायक थी, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। आखिरी 30 किलोमीटर का रास्ता कच्चा था, जहां सिर्फ धूल और सन्नाटा पसरा रहता था। मेरा इरादा दोपहर में निकलने का था, लेकिन शहर की ट्रैफिक और मेरी किस्मत ने कुछ और ही मंजूर किया था। जब मैं जालना बस स्टैंड पर उतरा तो रात के 11:30 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां जैसे थम सी गई थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि लग रहा था हड्डियों को चीर देगी। स्टैंड पूरी तरह सुनसान था। सिर्फ एक टूटी हुई लाइट की पीली रोशनी डरावनी परछाइयां बना रही थी। पहले यहां हमेशा रौनक रहती थी। 2-3 ऑटो खड़े रहते थे। चाय की टपरी पर गांव वालों की गप्पे चलती रहती थी। लेकिन आज सब कुछ कब्रिस्तान जैसा खामोश था। दूर एक पान की टपरी खुली दिखी। मैं सिहरते हुए वहां गया। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत और थकान थी, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। मैंने पूछा, काका, गांव जाने के लिए ऑटो मिलेगा क्या? उसने कुछ सेकंड मुझे घूर कर देखा, जैसे ये परख रहा हो कि मैं इंसान हूं या कुछ और। फिर धीमी आवाज में बोला, तू गांव का लगता है। हां, 5 साल बाद आया हूं। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा कर चारों तरफ देखने लगा और दबी हुई आवाज में बोला, रात में यहां ऑटो नहीं मिलते। क्यों? पहले तो मिलते थे। वो कुछ बोलते बोलते रुक गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। पहले सब अलग था, अब बहुत कुछ बदल गया है। चुपचाप यहीं स्टेशन पर रात काट लो, सुबह चले जाना। इतना कहकर वो आनन फानन में टपरी समेटने लगा। तभी मेरे पीछे से एक सूखी फटी हुई आवाज आई, गांव जाना है क्या साहब? मैंने झटके से पलटकर देखा। सड़क किनारे पीले रंग का एक पुराना जंग लगा हुआ ऑटो खड़ा था। ड्राइवर करीब 50 साल का लग रहा था। अंधेरे के कारण उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बस उसकी आंखें बहुत स्थिर और ठंडी थीं, जिनमें कोई चमक नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली। हाँ काका, चलिए। तभी टपरी वाला पागलों की तरह घबरा कर चिल्लाया, किससे बात कर रहे हो? वहां कोई नहीं है। मैं चौंक गया। अरे, ये ऑटो वाला तो खड़ा है। टपरी वाले के माथे पर पसीना आ गया। वो कांपती आवाज में बुदबुदाया, जो आंखों से दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। भागो यहां से, अगर अपनी जान प्यारी है तो। इतना कहकर वो अंधेरे में भाग गया, जैसे कोई साया उसका पीछा कर रहा हो। मुझे लगा वो नशे में है या पागल है। मैं झिझकते हुए ऑटो में बैठ गया।
ऑटो चल पड़ा। चारों तरफ घना स्याह अंधेरा था। सिर्फ ऑटो की हेडलाइट की कमजोर रोशनी में कच्ची सड़क दिख रही थी। मैं घबराहट दूर करने के लिए मोबाइल देखने लगा, लेकिन नेटवर्क नहीं था। कुछ देर बाद मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ड्राइवर बार बार ऊपर लगे शीशे से मुझे घूर रहा था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो सामने सड़क पर नहीं देख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह मेरी तरफ टिकी थीं। मैं डर और खीज में चिल्लाया, काका सामने देखो, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो हल्का सा हंसा, एक ऐसी हंसी जो मेरे कानों में शीशे की तरह पिघल कर उतर गई। साहब, इस रास्ते का हर पत्थर, हर मोड़ मुझे याद है। मेरी आंखों की जरूरत नहीं है, और अगर हादसा हुआ भी तो मेरा क्या जाएगा? मैं तो पहले ही सब कुछ खो चुका हूं। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे अंदर एक तीखा सा डर समाने लगा। थोड़ी देर बाद एक तीखा मोड़ आया। वहां सड़क किनारे एक औरत और एक छोटी लड़की खड़ी थी। ठंड इतनी थी कि मैं कांप रहा था, लेकिन उन दोनों के शरीर पर सिर्फ पतले से फटे पुराने कपड़े थे। ऑटो उनके सामने जाकर बिना ब्रेक लगाए रुक गया, जैसे वो उनके आने का इंतजार कर रहा हो। वो दोनों बिना कुछ बोले, बिना कोई आहट किए अंदर आकर बैठ गई। लड़की मेरे ठीक बगल में बैठी। उसका हाथ गलती से मेरे हाथ से छू गया। ऐसा लगा जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा मेरे मांस में धंस गया हो। वो ठंड नहीं थी, वो मौत की शीतलता थी। मैं बुरी तरह कांप गया। मैंने हकलाते हुए कहा, बेटी बहुत ठंड लग रही होगी ना? ये लो, मेरी जैकेट पहन लो। मुझे वो मेरी तरफ देखे ठंड नहीं बिना सपाट लगती। आवाज में बोली, मुझे ठंड नहीं लगती। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, बस एक खालीपन था। मैंने डर को दबाते हुए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? सुनीता। स्कूल जाती हो? वो धीरे से बोल, जाती हो। स्कूल जाने से पहले ही मर गई थी। मेरी सांस गले में ही अटक गई। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि लगा सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। मैंने घबराकर उसकी मां की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी स्थिर भयानक मुस्कान जो इंसानी नहीं लग रही थी। ऑटो वाला भी शीशे में देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जोर से चिल्लाया, ये सब क्या बकवास है? मुझे अभी बस उतारो। करो, ये सब क्या बकवास है, मुझे अभी उतारो। ऑटो वाला शांत स्वर में बोला, लगता है साहब तो अगर मजाक लगता है तो थोड़ी देर में सच भी दिख जाएगा, सब्र करो। कुछ देर बाद ऑटो एक एकदम सुनसान जगह पर रुका। दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी। वो औरत और लड़की उतरी और उसी रोशनी की तरफ बेजान कदमों से चलने लगी। मैंने घबरा कर कहा, काका किराया तो लिया नहीं उनसे? वो मुस्कुराया, हमारे बीच पैसों का कोई काम नहीं साहब, हम बस सफर के साथी हैं। मैं अब डर और हताशा के चरम पर था। मुझे लगा कि अगर मैं इस ऑटो में रहा तो मैं कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा। मुझे इनका सच पता लगाना ही होगा। मैं हिम्मत जुटाकर ऑटो से उतरा और उनके पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे मैं उस टिमटिमाती रोशनी के करीब पहुंचा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई घर नहीं था, वो एक पुराना शमशान घाट था। लोहे के जंग लगे बोर्ड पर साफ साफ लिखा था, शमशान भूमि। वो औरत और लड़की गेट के ठीक अंदर खड़ी थी। दोनों मुझे देखकर मुस्कुराईं। उनकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और अगले ही पल वे अंधेरे में धुएं की तरह गायब हो गई। मेरे मुंह से एक गूंजी हुई चीख निकल गई। मैं अपनी जान बचाकर पागलों की तरह वापस सड़क की तरफ दौड़ा। तभी पीछे से ऑटो वाले की आवाज आई, जो अब मेरे एकदम कान के पास थी। अब यकीन हुआ? अभिषेक, अब यकीन हुआ? मैंने पलटा। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पूरी तरह नीला पड़ा हुआ, सूजा हुआ चेहरा, गले पर रस्सी का एक गहरा काला निशान।
एक आंख आधी बंद और दूसरी आंख से खून बह रहा था। मैं डर से लकवाग्रस्त हो गया, हिल भी नहीं पा रहा था। वो मेरी पत्नी थी। वो बोला, वो मेरी पत्नी थी और वो मेरी बेटी। 5 साल पहले इसी रास्ते पर एक शहर से आई तेज रफ्तार कार ने हमारे ऑटो को टक्कर मार दी थी। दोनों तड़प तड़प कर मर गईं। मैं बच गया, लेकिन उनके बिना जी नहीं पाया। फिर मैंने भी इसी रास्ते पर उसी मोड़ पर फांसी लगा ली। मैं कांपते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरा क्या कसूर है? वो मेरे और करीब आया। उसकी सड़न भरी सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थीं। कसूर? कसूर? कसूर तुम्हारा नहीं। कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी किस्मत का है। रात में अकेला आता है। जो भी इस रास्ते पर रात में अकेला आता है, उसे हम मिलते हैं और हम उसे अपने साथ ले जाते हैं उस पार। उसने अपना बर्फीला हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाया। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जम चुके थे। मौत मेरे एकदम सामने खड़ी थी। तभी दूर से टॉर्च की रोशनी दिखाई दी और कई लोगों के चिल्लाने की आवाजें आईं। कुछ गांव वाले और वही पान वाला आदमी दौड़ते हुए आ रहे थे। वे जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे और मशाले लिए हुए थे। मैंने पलट कर देखा, ऑटो वाला गायब था। ऑटो भी नहीं था, वहां सिर्फ पुरानी रेलिंग थी जिस पर जंग लगा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव वाले मुझे अधमरी हालत में उठाकर घर ले गए। सुबह जब मेरी आंख खुली, पिताजी पास बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। बाबा, मैंने कांपते हुए पूछा, यहाँ एक ऑटो वाला था। बाबा, जिसकी पत्नी यहाँ और एक बेटी ऑटो वाला हादसे में था मर गई थी। जिसकी पत्नी और बेटी एक हादसे में मर गई थीं। पिताजी का चेहरा उतर गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हाँ, 5 साल पहले वही हादसा हुआ था। वो आदमी बहुत अच्छा शहर था, से आए एक नशेड़ी ड्राइवर ने लेकिन उसकी शहर से दुनिया आए उजाड़ दी। एक नशेड़ी ड्राइवर ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। उसके बाद से उस रास्ते पर रात में कोई भी ऑटो नहीं चलता, और जो चलता है वो नहीं होता जो दिखता है। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उस रात के अनुभव ने मुझे बदल दिया। आज भी जब मैं गांव जाता हूं तो दिन के उजाले में ही पहुंचने की कोशिश करता हूं। सूरज ढलने के बाद मैं उस कच्चे रास्ते की तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि कुछ रास्ते जितने सीधे दिखते हैं उतने होते नहीं, और कुछ आत्माएं सिर्फ इंसाफ का इंतजार नहीं करती, वो बदला लेती हैं। हर उस इंसान से जो उस शहर से आता है जिसने उनसे सब कुछ छीन लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली भयानक कहानी के साथ।